हेलो एवरीवन। तो पिछला लेक्चर आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और डिटेल में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है इलेक्ट्रोलिसिस का, इसका एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ H2 कितना बना, O2 कितना बना, H2 कहाँ बना, O2 कहाँ बना, 2:1 में क्यों वैसा हुआ। ये सब कुछ से रिलेटेड 10-15 सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल में बताया है कंपटीशन लेवल के हिसाब से। ओके ना। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं, और उसके आगे जो कुछ भी होगा वो आज हम लोग कवर अप करेंगे, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में हम लोग चले जाएंगे। देखिएगा, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल की थी। कल काफ़ी, कल नहीं मतलब पिछले लेक्चर में। चलिए, ये सब कुछ हो चुका था, और ये सारे एक्सपेरिमेंट का अगर मैं एक निचोड़ निकालूं, जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था और उसका एक निचोड़ निकाला जाए कि जितनी हमने बातें की थी उसको एक 2-3 लाइन में लिखा जाए, तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, ये रिजल्ट है। रेड कलर शायद अच्छे से ना दिख रहा हो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, प्रोड्यूसेज 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 gas and 1 volumes of O2 गैस। ठीक है ना। इट मीन्स, इसका मतलब है जो रेशियो होगा, रेशियो इज 2:1 ऑफ H2:O2 का। ठीक है ना। और H2 गैस जो है प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था? एट कैथोड। H2 गैस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था? कैथोड, यानी कि निगेटिव टर्मिनल पे। और O2 गैस प्रोड्यूस एट एनोड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कर रहे थे? H2 गैस बर्न रैपिडली विथ पॉपिंग साउंड। ठीक है ना। ये आइडेंटिफाई हो गया कि अगर पॉपिंग साउंड के साथ तेजी से जलने लगेगा यानी वो H2 गैस होगा। और O2 गैस हेल्प्स टू बर्निंग मोर ब्राइटर, और ज्यादा ब्राइट जलने में मदद करेगा। पहले जितनी ब्राइट जल रही थी उससे और ज्यादा जलने लगेगा, मतलब कि जलने में और ज्यादा मदद करने लगेगा, कैंडल को जलने में और ज्यादा मदद करने लगेगा। तो कल जो हम लोगों ने आधे घंटे की जो कहानी कही थी उसका पूरा निचोड़ यही था। क्लियर है ना। चलिए, ये निचोड़ काफ़ी अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। कई बार मुझे इधर उधर भेजना होता है, क्योंकि इसका, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, कभी काम आएगा। चलिए, आज हम लोग डिकम्पोजिशन का तीसरा टाइप देख रहे हैं, डेट इज द फोटोलिसिस। क्या होता है फोटोलिसिस? ये तो बारिश आ गई बाहर, लाइट भी कट जाएगी, मे भी लाइट कट जाएगी तो मैं अपना चेहरा जो है उसको हटा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, साउंड तो नहीं आ रहा ना, जरा एक,
चलिए फिलहाल तो नहीं आ रहा। तो फोटोलिसिस के बारे में बात करते हैं। क्या होता है फोटोलिसिस? तो फोटोलिसिस होता है कि जब हम डिकम्पोजिशन करें विथ द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, विथ द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। चलिए बाहर बारिश हो रही है लेकिन उसका साउंड यहां रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अच्छी बात है, तो हम लोगों का काम आसानी से होगा। चलिए लिखिए, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन with the help of absorption of light या decomposition reaction which take place by absorption of light, कुछ भी लिख लो यार, बट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मेन बात है, इसको जरूर लिखो। जो लाइट को एब्जॉर्ब करे और उससे एनर्जी लेकर डिकम्पोज हो जाए। एग्जाम्पल, मैं आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे AgCl, ये है सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। इसके ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है, सनलाइट, तो क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है, सॉलिड के फॉर्मेट में सिल्वर अलग हो जाएगा और सिल्वर ग्रे कलर का होता है। कई लोग कहते हैं ना कि ये पीले कलर का होता है, नहीं, एक्चुअल में सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। और जो Cl है वो अपना दूसरे Cl के साथ मिलकर Cl2 गैस बनाएगा और फुर्र से उड़ जाएगा। बैलेंस कर लो, Cl2 है तो इसको भी 2 कर लो, 2 Cl तो Ag भी 2 हो गए तो Ag को 2 कर लो, ये बैलेंस हो गया। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि AgCl को क्या करो, तुम धूप में रख दो तो उसका सारा क्लोरीन बाहर चला जाएगा और आपको सिल्वर मिल जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअल में मतलब कि जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर जो चंद सिल्वर होता है, ये मार्केट में ऐसे ही नहीं मिल जाता कि वो लोग कहीं से खोद के लाएं और मिल गया। एक्चुअल में सिल्वर सिर्फ सिल्वर के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, वो जो नेचर में पाया जाता है, जहां से भी खुदाई होती है, जहां भी इसकी माइनिंग होती है, वहां क्लोराइड ऑक्साइड इन सब के साथ मिली जुली होती है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि डिकम्पोज करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अलग अलग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और मेटल को हम लोग मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिल्वर जो है सो कहीं रखा हुआ था और हमें मिल गया। बहुत मेहनत होती है मेटल को अलग करने में। दूसरा रिएक्शन AgBr, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये येलो कलर का होता है, सॉलिड के फॉर्मेट में होगा। इसको भी क्या करो, सनलाइट में रख दो। तो जैसे ही आपको सनलाइट में रखोगे, ये क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो फुर्र से उर वाला हमारे मालूम है। AgBr की खास बात यह है ना कि AgBr जो है, ये पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना, उसमें यूज होता था। तो पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो आप भी लिख लीजिए कि दिस रिएक्शन, मतलब AgBr वाली, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो AgBr वाली है उसमें किसी तरीके से उसका यूज होता होगा, मुझे भी नहीं मालूम कैसे होता है, मुझे मालूम करना चाहिए। मैं नेट पे देखूंगा आज कि आखिर AgBr का यूज फोटोग्राफी में होता कैसे है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, लेकिन होता है, ये बात तो चलिए क्लियर हो गया।
तो यहां आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन खत्म होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन का यूजेज अगर कोई पूछे कि डीकंपोजिशन का यूजेज क्या है, तो आप लोग लिख सकते हो, थोड़ा सा आप चाहो तो यहां लिख लो यूजेज ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला लिख लो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या हीट की मदद से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचर में जो पाया जाता है मेटल ना, उसमें कई तरीके की मिलावट होती है, क्लोराइड ऑक्साइड उससे मिले होते हैं, जैसे AgCl था, ठीक है ना। तो सिल्वर में क्लोरीन मिला हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से या सनलाइट से, जैसे भी हो, या कुछ और तरीके होते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और बाकी चीजों को हम लोग हटाएंगे। तो पहला तो यूजेज यही होगा। दूसरा इसका यूज जो है सो हमारे बॉडी पार्ट्स में है। हमारे फूड का डाइजेशन जो होता है ना, ये डीकंपोजिशन के द्वारा ही होता है। जो हमारे अंदर फूड्स होते हैं जो हम खाते हैं, ये डीकंपोज होकर ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि डीकंपोज होकर किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। जो हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं ना, ये भी डीकंपोज होके एमिनो एसिड्स में टूटता है। प्रोटीन्स एमिनो एसिड में टूटता है, जो कि प्रोटीन हम लोग खाते हैं ना कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना प्रोटीन है, तो वो एमिनो एसिड में टूटता है। तो मतलब इस तरीके के कुछ यूजेज हैं डिकम्पोजिशन के, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आई होप कि ये सारी बातें लिखी होंगी, नहीं लिखी हैं तो आप लोग, मैंने बोल ही दिया, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने दो ही देखे हैं, एक कॉम्बिनेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन। अब तीसरा देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन in which a more active element, इस तरीके के एग्जाम्पल हम लोग पहले कर चुके हैं, पहले लिखिए फिर मैं बताता हूं। अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, डिस्प्लेसेस का मतलब होता है विस्थापन कर देना, हटा देना। डिस्प्लेस कर देता है अ लेस एक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मोर एक्टिव, एक ज्यादा एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे कम एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आयरन का मेरे पास एक टुकड़ा है, नेल छोटा सा एक टुकड़ा है, दो तीन जितने भी हो, उसको हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एक्वस यानी कि सॉल्यूशन में, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का पहले क्या कलर था, ब्लू कलर था। उसके अंदर हमने क्या किया कि आयरन के टुकड़ा हमने उसके अंदर डाल दिया, कॉपर सल्फेट के अंदर। तो क्या होगा कि आयरन जो है ना, इस कॉपर सल्फेट में घुलने लगेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा और सल्फेट के साथ खुद बैठ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा अब एक्वस, और कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, यानी कि उस बीकर में नीचे बैठा देगा। ये ब्राउन कलर का वो कॉपर आ जाएगा। और ये जो है FeSO4, ये लाइट ग्रीन कलर का होगा, मतलब ग्रीन तो होगा लेकिन ज्यादा मतलब कि चमकदार ग्रीन नहीं होगा, बल्कि लाइट रहेगा, हल्का हल्का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन ये बन जाता है। तो सोचिए, पहले कॉपर सल्फेट एक बीकर में था, इस बीकर में पहले कॉपर सल्फेट था जो कैसा था, ब्लू कलर का था। अब हमने क्या किया, इसमें आयरन डाल दिया, इसमें हमने क्या किया, आयरन डाल दिया, आयरन का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, या जैसे भी करके हमने डाल दिया। तो क्या हुआ,
अब हमारा जो बीकर बना, इसके में क्या हुआ कि जो कॉपर इसके अंदर था, कॉपर सल्फेट था, तो यानी कि कॉपर भी होगा और सल्फेट के आयन भी होंगे, तो कॉपर अब नीचे बैठ जाएगा, कॉपर नीचे बैठ जाएगा ब्राउन कलर का। और अब इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया? लाइट ग्रीन कलर हो गया। अब इस सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन हो गया, क्योंकि अब ये FeSO4 बन गया। अब इसमें Fe2+ और SO4 2- के आयन घूम रहे हैं। पहले क्या घूम रहे थे? पहले कॉपर 2+ और SO4 2+ के आयन घूम रहे थे। बात क्लियर हो गई ना? क्योंकि सॉल्यूशन उसी का था, तो कॉपर और सल्फेट के आयन घूम रहे थे। अब कॉपर को नीचे बैठा दिया गया और फेरस, सॉरी, फेरिक और नहीं, फेरस ना, Fe2+ इज द फेरस। फेरस और सल्फेट के आयन अब घूम रहे हैं। तो क्या हुआ होगा एक्चुअल में, जानते हैं क्या हुआ होगा? Fe जो है ना, ये ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है। अभी एक्टिव कौन ज्यादा है ये मैं बता रहा हूं कि कौन किससे ज्यादा एक्टिव है। तो एक्चुअल में देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ गार्डन में घूम रहे हैं और आपसे कोई तगड़ा आ गया, और रूल ये है कि जो तगड़ा होगा वो पार्टनर को ले जाएगा। तो अगर आपसे कोई तगड़ा आ गया तो क्या करेगा वो? आपसे कोई तगड़ा आ गया तो आपको हटा देगा और खुद वहां पे आ जाएगा। और देखिए आकर अब Fe और सल्फेट पार्क में घूमने लगे। तो वही बात है कि जो भी ताकतवर होगा, जो भी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो भी ज्यादा पैसा कमाएगा ना, वही जो है अच्छी चॉइस को लेकर जाएगा। तो इसीलिए अगर अच्छी चॉइस आपको चाहिए तो आपको पढ़ना होगा। बात समझ गए ना? पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा कुछ अच्छा कीजिए, थोड़ा अपने आप को बेहतरीन बनाइए, तो आपको अच्छी चॉइस मिलेगी। वरना आपसे ज़्यादा एक्टिव कोई होगा, जो आपसे ज़्यादा होशियार होगा, जो आपसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला होगा, जो आपसे ज़्यादा स्टेबल होगा अपने लाइफ में, वो क्या करेगा? आपको हटाएगा और अच्छी चॉइस को लेकर चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई करो, वरना घर से भी तोड़े जाओगे और दिल भी टूटेगा। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिफाइन करने के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। और इसमें मैं लिख रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ, जो ऊपर वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और उसके नीचे वाला उससे कम होगा। मतलब मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम, देन बैरियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, निकिल। Fe मतलब आयरन, निकिल। और निकिल के नीचे आप लिखिएगा, ठीक है ना? अब आप लोग निकिल के नीचे लिखिएगा, एसएन लीड को बोलते हैं, पीबी सॉरी एसएन टीन को बोलते हैं और पीबी लीड को बोलते हैं। उसके बाद आया हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन मरकरी, देन प्लेटिनम एंड देन एयू। एयू क्या होता है याद है ना? एयू इज द गोल्ड, ये गोल्ड का है। अच्छा, Hg मैंने नहीं लिखा, Ag, चलिए हटाइए, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद बैरियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम। तो पहला हमने जो एग्जांपल लिखा है कि आयरन यहाँ है Fe और यहाँ पर कॉपर है, तो देखिए कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ है, बहुत कम रिएक्टिव है, और इससे ज्यादा रिएक्टिव है आपका आयरन। तो यानी कि ये तो हटा ही देगा, ये कहेगा चल निकल, निकलो, मैं ज्यादा, तुमसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मैं हूं, तो हक मेरा ज्यादा हुआ। आजकल यही चलता है। बात समझ रहे हैं ना? प्यार मोहब्बत और ये सारी चीजें नहीं चलती भैया। एट द लास्ट जब बात होगी साथी की ना, तो वहां यही चलता है कि तुम हो क्या, हु आर यू एंड व्हाट इज योर आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी बनाइए। एक और एग्जांपल देखिए,
जिंक जो होता है इसको भी जब कॉपर सल्फेट में हम डालेंगे, कॉपर सल्फेट अब मालूम चले गया कि ब्लू कलर का होगा, तो क्या होगा, जिंक भी कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर इधर आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जिंक भी जो है ना, जिंक ये भी ज्यादा एक्टिव है कॉपर से, ठीक है ना। अच्छा एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आयरन है यहाँ पे और हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट यहां रखा गया, मान लो है, तो क्या अब मैग्नीशियम को आयरन हटा सकता है और FeSO4 बना सकता है, मैग्नीशियम को हटा सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है आयरन के कंपेयर में, बात समझ गए ना। तो इसीलिए इस आयरन की इतनी औकात नहीं है कि मैग्नीशियम को हटा दे, मैग्नीशियम को ही हटा दे, बात समझ गए ना। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, हम लोग ये कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन Fe। अगर मैं लिखा हो ऐसे कि कॉपर है और ZnSO4 है, तो क्या कॉपर जिंक को हटा के खुद बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि कॉपर का कम होता है, तो ये भी रिएक्शन नहीं हो सकते, ठीक है ना। Pb है सॉलिड, QCl2 ये एक्वस है। अब बताइए होगा कि नहीं, Pb जो है कॉपर को हटा सकता है कि नहीं? देखिए पीछे देखिए, Pb हाँ इसका ज्यादा एक्टिव है, Pb जो है सो कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, तो यानी कि ये हटा देगा, Pb जो है सो कॉपर को हटा देगा और ये खुद आ जाएगा PbCl2 और कॉपर को कहेगा चलो निकलो, तो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, कॉपर सॉलिड और PbCl2 एक्वस बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बहुत ईजी है, बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका भी होता है, ठीक है ना। कई लोग कई तरीके के तरीके यूज करते हैं, आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, मार्केट में हजारों तरीके हैं, दसियों तरीके के हैं, आपको जो अच्छा लगे उसमें से कोई एक बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मुझे सारे तरीके तो नहीं मालूम, दो चार तरीके मालूम है और मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ कि केसो में एक जिक्रो आके कोनी टीले, इसमें सारे आ जाते हैं, जिक्रो, जिंक, जिक्रो, क्रोमियम आता है इसके बीच में, आयरन, के, कैडमियम, टीन आता है, ली। तो इस तरीके से मतलब ना मैंने अपना एक दूसरा रूल बनाया है, उस तरीके से मैंने याद किया है। आपको जो भी अच्छा लगे के से कुछ भी बना लो अपना कि कल बाबा कार नहीं लेकर आए मांगने पर भी, और फलाना ठिकाना जो मन हो यार अपने से बना लेना, खुद का दिमाग कुछ लगाना ना हो तो नेट पर सर्च मारना रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक, आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। बस जरूरी ये है कि आप याद जरूर कर लेना। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं चौथे टाइप का रिएक्शन, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एनटीएससी एग्जाम में पूछा गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक दोनों रिएक्टेंट का आयन आपस में चेंज हो जाए और प्रोडक्ट बन जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन सवाल ये उठता है ऐसा होता क्यों है, आप लोग किसी से पूछिएगा कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है कि वो आयंस जो है सो चेंज हो जाते हैं। पहले तो मैं लिख दूं, उसके बाद दोज रिएक्शंस, पहले लिख कर समझ लेते हैं, फिर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोज रिएक्शंस इन विच there is an exchange of ions between the reactants are called
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? अभी और समझ में आएगी जब मैं एक एग्जांपल लिखूंगा। देखिए एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए तो शब्द अच्छे से समझ में आएगा। ये है BaCl2। क्या इसका नाम आप मुझे बता सकते हो? मुझे क्या बताओगे? मतलब अपने मन में सोचो, इतना मैंने नाम रटवाया, याद करवाया। Ba जो होता है बैरियम होता है आपका, बैरियम क्लोराइड लिखा है वो, और Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस। तो बैरियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन लिया और हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, और इन दोनों को जो मिक्सअप करोगे ना तो ये अपने आप में चेंज, मतलब बैरियम आ जाएगा सल्फेट के साथ और सोडियम आ जाएगा क्लोरीन के साथ। तो ये बैरियम आ गया अपना सल्फेट के साथ और सोडियम आ गया अपना क्लोरीन के साथ। बैलेंस कर लो और ये एक्वस ही रहेगा, सॉलिड नहीं होगा। नहीं, बैरियम सल्फेट सॉलिड बनता है और NaCl का एक्वस रहता है, शायद ऐसे ही है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लिखा भी नहीं है मेरे पास। ये सॉलिड है कि एक्वस है, जरा एक बार बुक से देख लीजिएगा आप लोग, अभी मेरे पास यहाँ बुक भी नहीं रखा। तो BaCl2 एक्वस जो है, BaCl2 का सॉल्यूशन जो है, इसको हमने सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो हमें BaSO4 और NaCl मिल गया। यानी कि यहां पर आ गया और इसने एक्सचेंज कर लिया और NaCl, Na जो है वो Cl के साथ आ गया। अब एक्सचेंज क्यों होता है? रीजन क्या है? रीजन फॉर एक्सचेंज, मैं इसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं जनरली जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और दोनों आयंस आपस में एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो मैं सबके लिए बोल रहा हूं। देखिए फिर से मैं वहीं थोड़ी सी अटपटांग बातें करने वाला हूं। मान के चलिए आप गांव के रहने वाले हो, ठीक है ना, शहर घूमने गए और वहां आपको किसी से लव हो गया। शुरुआती में उन आपने देखा, अरे बाप रे वो तो बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत ऐसा है वैसा है, आपको लव हो गया, आप साथ में भी हो। एक शहर का आदमी गांव में आया, उसको एक गांव वाले से लव हो गया, गांव के एक व्यक्ति से लव हो गया या किसी लड़की से लव हो गया। अब देखिए हो गया तो कहने का मतलब यह है कि उस समय तो अट्रैक्शन हुआ, वो आदमी शहर गया, वहां पर शहर में उसने देखा, उसने स्टाइल देखा, जिंदगी भर वो गांव में रहा था, शहर का थोड़ा नया तरीका देखा, उसने अट्रैक्ट हो गया बेचारा। जो शहर का था उसने शहर में चीजें देखी थी, गांव की उसने सभ्यता संस्कृति वगैरह वगैरह नहीं देखी थी। तो वो गांव में आया तो यहाँ के लोगों से इंप्रेस हो गया, उस लड़की से इंप्रेस हो गया, उसको यहाँ लव हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मालूम चला कि यार हम दोनों तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं ही नहीं, हम शहर के रहने वाले हैं, हमारा अलग खान पान, अलग रहने का तरीका है, बात करने का तरीका है, और ये गांव के हैं, इनका अलग है तरीका, और खान पान इनका अलग है, तरीका अलग है, बिल्कुल सब कुछ अलग है। तो ये चीज बाद में मालूम चला कि अरे रे रे रे, नहीं नहीं नहीं, ये तो मामला बैठ ही नहीं रहा। देखो एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि हो जाए, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूं, कोई ऐसा ना सोचे जिसका इस तरीके से किसी का पैचअप हुआ हो और वो ये ना सोचे कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसे जनरली बात कर रहा हूं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, अगर वो लोग मिलेंगे या बिछड़ेंगे तो कहेंगे भैया ऐसा करो कि तुम हमसे एक्सचेंज कर लो, तुम गांव वाले हो, ये गांव वाले को तुम रख लो, तुम इनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, ये शहर वाले को मुझे दे दो, ठीक है ना। तो एक्सचेंज हो गया वहां पे, हालांकि ऐसे जनरल लाइफ में होता नहीं है, लेकिन बट जस्ट एग्जांपल कि ऐसे एक्सचेंज हो गया। क्यों एक्सचेंज हुआ? क्योंकि अब वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं, अब वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं।
तो ये रिएक्शन भी आपस में इसलिए एक्सचेंज होते हैं, रिएक्टेंट जो है, बैरियम जो है सल्फेट के साथ चला गया और सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, क्योंकि अब प्रोडक्ट साइड में ये ज्यादा स्टेबल है। तो एक्सचेंज, रीजन फॉर एक्सचेंज, बिकॉज रीजन इसका ये है कि प्रोडक्ट साइड जो है, प्रोडक्ट साइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनके पास लेस एनर्जी है। मतलब अब प्रोडक्ट साइड के जो कंपाउंड्स है BaSO4 और NaCl, अब ये ज्यादा स्टेबल हैं, ये अच्छे तरीके से अपना हैं, ज्यादा स्टेबल है, मतलब इनके पास एनर्जी कम है। एनर्जी कम जिनके पास होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी ना तो वो घूमते फिरेंगे चारों तरफ। जैसे आप देखते हो ना कि कोई ऐसा आदमी जिसके पास थोड़ा पैसा पावर हो जाता है ना, तो वो आपे से बाहर हो जाता है, बिल्कुल बैठ मैं तो कुछ भी कर लूंगा। तो उसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी कहीं लफड़ा करेगा कभी कुछ भी करेगा, ठीक है ना। और जो स्टेबल है यानी कि उसकी एनर्जी कम है, उसके पास कम है, तो वो अपना शांति से जी रहा है, मौज मस्ती से जी रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर कोई आदमी है जिसके की एनर्जी कम है, तो वो एक जगह पड़ा रहेगा, ना कहीं खेलने जाएगा ना कहीं घूमने जाएगा ना कुछ भी, उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो क्या करे बेचारा, एक जगह स्टेबल है। और जिसके अंदर अच्छी खासी एनर्जी है, जो जिम जाता है, जो फिट है, वो थोड़ा ज्यादा चहल पहल करेगा। तो यानी कि प्रोडक्ट साइड मोर स्टेबल है, इस कारण से ये एक्सचेंज होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आईआईटी के पेपर में। आईआईटी के पेपर में इस टाइप, मतलब सेम टू सेम नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर जिसको ये मालूम होता वो वाला भी क्वेश्चन कर लेता, थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड करके पूछा गया था, तो इसीलिए ये ज्यादा जरूरी था, मैंने आपको समझा दिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया कि एक्सचेंज होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए आपके एनसीईआरटी का ही है, PbNO3, इसको हम लोग बोलते हैं लीड नाइट्रेट, और Pb+2 वाला है ना, क्योंकि नाइट्रेट -1 होता है और 2 है, तो -2 टोटल हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीड टू नाइट्रेट। लाइट कट गई है, चलिए कोई बात नहीं। इसकी रिएक्शन क्या करो कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराओ। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है। तो क्या होगा कि ये भी आपस में एक्सचेंज कर लेगा, जो Pb है वो अब I2 के साथ आ जाएगा, और जो पोटेशियम है वो NO3 के साथ एक्वस, यानी अब ये पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, और ये जो है सो लीड आयोडाइड बन गया, और ये भी एक्वस। और ये जो होता है ना अब येलो कलर का हो जाता है, येलो कलर का मतलब कि इसका कलर येलो हो जाता है, ये एक्वस बनता है कि सॉलिड, फिर मुझे भूल गए हम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्वस है कि सॉलिड, आप जरा बुक से देख लीजिएगा। आई थिंक ये एक्वस ही है, ठीक है ना, ये आई थिंक एक्वस ही है, और जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का बन जाता है, PbI2। तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, ये PbI2 प्लस KNO3 बन गया। तो ये भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, और इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि इसके पास एनर्जी कम होगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, PbI3 KNO3 के पास एनर्जी ज्यादा है या PbNO3 2 और Ki के पास एनर्जी ज्यादा है। यही भी पूछा सकता है कि इन दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा है, या ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये एक्सचेंज क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है। 3-4 तरीके के कुछ भी सवाल बन सकते हैं। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। आज फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे,
और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि थोड़ी सी आप लोगों को भी, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लग रहा है बताते चलिएगा, कमेंट करते चलिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो भी डाउट हो, आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए 9798923012। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक पढ़िए, मौज कीजिए और लाइफ में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कीजिए। शुरुआत यहीं से कीजिए क्योंकि यहाँ 11th क्लास में टाइम नहीं मिलता अपने आप को संभालने का। यहीं आप अपने आप को, जो भी कमी है वो 10th क्लास में ही सुधारी जाती है, 11th क्लास से तो रनिंग शुरू हो जाती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।